नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल IAS हिंदी में। ये आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, ये BPSC मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तुरंत देख लेते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका लैंग्वेज भी नहीं बदलता कभी भी, तो इसको उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मौर्य कला की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जैव तकनीकी का क्या अर्थ है, कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी उपादेयता की विवेचना करें। उपादेयता हो गया मतलब व्यवहार्यता कितनी है, क्या है, कैसे है। जैव तकनीकी का कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द आर्ट ऑफ मौर्यन, फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट हैव अ, ये क्या क्या लीजिए, चलिए, मतलब सिंपल सी बात है कि मॉडर्न आर्ट का जो फीचर्स है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एंड डिस्कस इट्स वायबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आज का। और आइए हम देख लेते हैं जो हमारा टेस्ट नंबर 4 था उसको क्या, उसका ओवरलुक था, क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए था और कैसी क्या गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो देखिए टेस्ट नंबर 4 का हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए और वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार के राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ रहा है, जो कह रहा है, उसी प्रकार से हमारा आंसर का फॉर्मेट भी रहेगा, वही क्रम भी रहेगा, उसी प्रकार से हमें फ्लो भी रखना है अपने क्वेश्चन के आंसर में। तो पहली चीज़, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य संबंध नहीं पूछ रहा है, के मध्य तनाव के क्षेत्र का बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम दिखाएंगे भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में। इंट्रोडक्शन का शुरुआत ही हमारा यहीं से होगा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में जो आप लिखेंगे वो चीज़ें, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्र। अब जब आप तनाव का क्षेत्र बताना है, सिर्फ यहाँ फोकस्ड है कि तनाव के ही क्षेत्रों का आपको विश्लेषण करना है। अब आपको केंद्र राज्य के संबंध के बारे में नहीं बताना है कि अब सभी वित्तीय और सारी संबंधों के बारे में नहीं बताना है। अब यहाँ पे देखिए, दो तरीकों से आंसर लिखा जा सकता है, अभी हम आंसर देखेंगे भी। उस दो तरीके क्या है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप सीधे हेडिंग डालें केंद्र तथा राज्य के मध्य तनाव के क्षेत्र और 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे आप पॉइंट वाइज लिखते चले गए। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वही सबसे बेहतर भी तरीका है कि आप चूंकि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध हैं वो 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध तथा ये वित्तीय संबंध। तो एक सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पे, जिस आधार पे केंद्र और राज्य के मध्य संबंध की स्थापना होगी, निश्चित है उसी आधार पे तनाव भी उत्पन्न होंगे। तो आप उन तनावों को इन 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि विधायी संबंध तथा तनाव। ठीक है, उसी प्रकार प्रशासनिक संबंध तथा तनाव। अब इसमें आप 2 से 3 पॉइंट लिखे, फिर इसमें 2 से 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी आपको आया लिखे, और उसी प्रकार से वित्तीय संबंध तथा उनके और तनाव, फिर वहाँ पे आप 3-4 पॉइंट लिखे। तो ये एक बेहतर तरीका होगा, आंसर पढ़ने वाले के लिए भी आसान होगा समझने में कि किस प्रकार से चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आप विधायी संबंध में जैसे जिस प्रकार से लिख रहे हैं, तो संबंध आपको 1 से 2 लाइन में ही बस खत्म कर देना है कि किस प्रकार से इनके मध्य संबंध है। मेन फोकस आपका तनाव पे आ जाएगा, तो वो आप जो उनके बीच जो डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, उनको पॉइंट बता दिए। जैसे विधायी संबंध को लेके आपको पता ही है कि समवर्ती सूची को लेके एक सबसे बड़ी समस्या अक्सर आती है, तो उस पॉइंट को आप लेके बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ, अभी रिसेंट के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे जीएसटी है, वो सब इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप लेके वहाँ पे इस विधायी संबंध को बता सकते हैं। फिर उसी प्रकार से प्रशासनिक संबंध जब बता रहे हैं, तो आप राज्यपाल से लेके अभी रिसेंट में जैसे सीबीआई वाला इशू था पश्चिम बंगाल को, वो बता सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भी एक प्रशासनिक मतलब तनाव का स्थिति पैदा करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य मध्य के संबंध के मध्य। तो इस प्रकार से आप विधायी संबंध बताएं, प्रशासनिक बता दिए। फिर उसके बाद आप उसी प्रकार से वित्तीय संबंध बताएंगे। ठीक है, वित्तीय संबंध में जैसे कि अब ज़्यादातर जो फंडिंग है वो एक तरीके से क्या, वित्त आयोग तो बहुत ही कम उसके पास शेयर है जो कि राज्यों के द्वारा दिया, मतलब केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाता है, उसका फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन उसके बाद भी जो ज़्यादातर फंडिंग है वो केंद्र अपने विवेक के अनुसार दे रहा है। तो जहाँ पे केंद्र, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, उस जहाँ वो राज्य में भी उसकी सरकार है, वहाँ पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, ज़्यादा फायदा पहुँचा रहा है। तो ये एक तनाव का मुद्दा है। और एक सबसे
रिसेंट का जो मुद्दा है वो तो आपको पता ही है कि जैसे ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो एक तनाव का मुद्दा बन जाता है। तो मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करंट टच देते हुए आप विवाद के मुद्दों को लिखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है वर्तमान समय में संघीय सरकार और बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि के मध्य तनाव का, के मध्य क्या समस्या है, संबंध का पूछ रहा है। और संबंध अच्छा और खराब दोनों होता है, तो इसलिए आप यहाँ जब भी बताएंगे संघीय सरकार और बिहार राज्य के मध्य संबंध, तो आप पॉजिटिव भी बताएंगे और निगेटिव भी बताएंगे। ज़्यादातर आंसर में लोग निगेटिव बताए हैं और कुछ आंसर में केवल पॉजिटिव ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संबंध पूछा है तो आपको पॉजिटिव या निगेटिव दोनों बताना है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हुआ, जिसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो निश्चित है कि आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अभी हम आंसर कॉपी भी देखेंगे। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय संरक्षण तथा धारणीय विकास के मध्य क्या संबंध है। ठीक है, भारत की आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरण अधःपतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तब देखिए पर्यावरणीय संरक्षण और धारणीय विकास के मध्य संबंध आपको बताना है। ठीक है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए आप पर्यावरण संरक्षण का डेफिनेशन बता सकते हैं, धारणीय विकास की डेफिनेशन बता सकते हैं। अब जब आपको संबंध बताना है तो इन दोनों ही बातों को एक साथ लेके डिस्कस करना होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, धारणीय विकास में क्या है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होना ज़रूरी है, प्लस आपका जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, देखिए जब भी जो एनवायरमेंटलिस्ट है जो उसको पर्यावरण नियतिवाद कहते हैं, उस समय वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण की बात करने लग गए थे कि पर्यावरण संरक्षण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात सभी को क्लियर थी, जो कि आप हमारा पूरा विश्व ही एक तरीके से कैपिटलिस्ट पूंजीवाद की ओर अग्रसर है, क्योंकि समाजवाद वाले जो भी देश थे उनका फेलियर सामने आने की वजह से तो सब लोग पूंजीवाद की ही तरफ अग्रसर है। ऑलमोस्ट चाइना भी आज पूंजीवाद की ही तरफ है, वो भी पूर्णतः समाजवादी या साम्यवादी कंट्री नहीं रह गई है। तो अब उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए लोगों ने एक समझ लीजिए कि बचने का तरीका निकाला, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई पर्यावरण संरक्षण ठीक है भी करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण भी कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ चल सकता है, जिसको उन्होंने बोल दिया पर ये धारणीय विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको रिलेशनशिप बताने की यहाँ पे ज़रूरत थी। देखिए एक चीज़ छूट गया, मुझसे याद आ गया अभी, कि जब भी आप केंद्र राज्य संबंध के बारे में बता रहे हो तो देखिए कंक्लूजन में एकदम सेट पैटर्न है। दो आपको कमीशन का पता होना चाहिए, एक सरकारिया कमीशन और एक पुंछी कमीशन। इन दोनों कमीशन का नाम जब भी केंद्र सरकार के ऊपर क्वेश्चन आए, इन दो आयोगों का नाम जरूर आना चाहिए। मतलब ये एकदम फिक्स चीज़ें हैं। और कुछ जजमेंट्स हैं गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि वो राज्यपाल से संबंधित मुद्दों पे बात किए हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को आप कंक्लूजन में डाल के एक बेहतर कंक्लूजन दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ केंद्र राज्य के मध्य तनाव नहीं, एक समन्वय होना चाहिए, जो कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। और ये संघात्मक व्यवस्था भारत की एक मूल स्ट्रक्चर का भी भाग है। ठीक है, तो अब देखिए हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो इसमें क्या बोला कि रिलेशनशिप आपने बता दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अब एक चीज़ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये क्वेश्चन को आप तीन जब देखने को क्या लग रहा है कि पर्यावरण संरक्षण पूछा, धारणीय विकास पूछा, आर्थिक समृद्धि पूछ रहा है और पर्यावरण अधःपतन पूछ रहा है। तो चार चीज़ें पूछा हुआ है। तो एक तरीके से आप ये समझिए, पहला पार्ट जो था पर्यावरण संरक्षण तथा धारणीय विकास के मध्य क्या संबंध है, ये आपका आधा पार्ट है। सेकंड में भारत की आर्थिक समृद्धि पे टिप्पणी सिंपल सा पूछ रहा है, दूसरा इस पे टिप्पणी पूछ रहा है। तो इस वाले पोर्शन को आपको 50% देना पड़ेगा। कई आंसर में अभी हम आपको एक आंसर दिखाएंगे, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन इस पोर्शन को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आधे पेज में कवर किया है। तो ये आपको नंबर नहीं देगा, आपने भले ही कितना भी बेहतर लिखा हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस संबंध को आप लगभग 2 पेज में डिस्क्राइब कीजिए, आर्थिक समृद्धि को लगभग 1 पेज में और अधःपतन को एक आधा पेज से ज़्यादा में, और फिर उसके बाद कंक्लूड कर दिए। तो 4 पेज में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ आप बता सकते हैं, आसान है पूरी तरीके से। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में क्लियर बता सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो बेहतर आंसर्स थे उनके बारे में। ये देखिए राहुल सिंह जी का आंसर है। अब इन एक तरीके से अब देखिए हम आपको इस आंसर का
अभी रिव्यू करके बता रहे हैं, तो आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि इस प्रकार से आंसर लिखा गया था और क्या उसमें कमियां थी, वो आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो उससे आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा सुधार कर पाएंगे। यही देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, लोग 5,000 6,000 रुपये देते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि हम जो क्वेश्चन लिख के आए हैं उसमें मुझे मेरी कमियां पता चले, जिसको हम सुधार करके अच्छे नंबर एग्ज़ाम के समय ला सकें। लेकिन मुझे पता है कि अभी जितनी अच्छी अच्छी कोचिंग्स जो हैं वो भी आंसर लिख दिए जाते हैं, और अभी मतलब आप विश्वास कीजिए, जो बीपीएससी के लिए बढ़िया कोचिंग, जो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है, वो क्या किए, सभी आंसर में, बिलीव कीजिए, सभी के सभी आंसर में 20-20 नंबर दे के छोड़ दिए हैं। किसी किसी आंसर में 1-2 लाइन कमेंट लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सभी आंसर में सिर्फ 20-20 नंबर दे के छोड़ दिया गया है, और लास्ट में नंबर दे दी गया 155। एक क्वेश्चन जिसको वो मतलब 1 से 2 ही पेज में लिखा था लड़का, तो उसमें उसको 15 नंबर दे दिया। इस प्रकार से तो इवैल्यूएशन हो रहा है। डिस्कशन में भी समस्या आ रही है कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, सर डिस्कस कुछ कर रहे हैं। उस लड़के ने फिर बोला कि सर इसमें तो शायद इस तरीके से, मतलब हम आपको रिव्यू बता रहे हैं उस टेस्ट सीरीज़ का, जनरली यही हर जगह हो रहा है। इससे आप मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, अब इन्होंने इस कोटेशन से शुरुआत किया, जो कि बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। ठीक है, अब आप वो पढ़ लीजिएगा कोटेशन। फिर उसके बाद शुरुआत तो इन्होंने अच्छी किया। अब देखिए, इसमें संबंध, जो हम लोग बताया कि हमें संबंध को लगभग 1.5 पेज में कवर करना है, लेकिन उसके बाद इन्होंने बताया पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताते चले गए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के बताने, उसके बाद ये सिर्फ इतना, ये है पार्ट इनका, धारणीय विकास दोनों को एक दूसरे पर निर्भर एवं आवश्यक है, और ये रहा, ये ही सिर्फ इतना ही पार्ट है धारणीय विकास पे। तो आप समझ सकते हैं धारणीय विकास की परिभाषा इन्होंने बताई है, और सिर्फ ये बताया कि उसको हानि पहुंचाना मतलब धारणीय विकास को प्रभावित करना, इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट रहा, जबकि इन्होंने शुरुआत अच्छी की, लिखे भी अच्छे, इनकी भाषा भी बहुत अच्छी है, भाषा शैली बहुत अच्छी है इनकी, जो कि इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर ये सटीक आंसर लिखना शुरुआत करते हैं, सटीक लिखते हैं, तो इनको निश्चित है कि बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने आर्थिक समृद्धि पर जो एक टिप्पणी लिखना था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज बढ़िया आंसर लिखा है इन्होंने। आर्थिक समृद्धि पर टिप्पणी भी अच्छी है। उसके बाद पर्यावरणीय अधःपतन पर भी संक्षिप्त टिप्पणी जो इन्होंने लिखा वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये उसके कारण जो लिखा है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या जैसे कारण बताया जा रहा है, मोटर पर्यावरण डिग्रेडेशन के लिए, पर्यावरण अधःपतन के लिए, ठीक है, मोटर वाहन की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण है, उर्वरकों का प्रयोग है, और ढेर सारे कारणों का इन्होंने विवेचना यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके बाद जो फैक्ट्स दिए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने पटना को 13वां सबसे प्रदूषित शहर, ये वाला फैक्ट भी डाला है। इससे आपका बिहार से कनेक्शन भी हो रहा है, उससे ये उस आंसर इसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है। ठीक है, आपका इनका कंक्लूजन भी बहुत ही बेहतर है कि भारत सरकार ही नहीं बल्कि अन्य देश भी सरकारी संकट से निजात पाने हेतु उचित प्रयास कर रहे हैं। जैसे जर्मनी का एग्जाम्पल दिया, भारत का ISA सोलर अलायंस वाली बात। तो ये आंसर बेहतर है, लेकिन पहले पार्ट में ही इनके कमी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, अंकिता परिहार जी का ये आंसर है। ठीक है, इसको भी हम रिव्यू करते हैं और आप इससे देखने समझने की कोशिश। इनकी भी देखिए राइटिंग भी अच्छी, इनकी भी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, और इनका बेसिक कंसेप्ट इनका बहुत क्लियर है। तो लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, उनको हम सीखने की देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन इन्होंने पहले हमें क्या बताना था, आपको पहले ही हम बताया कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताना होगा। तो इन्होंने बताया कि प्राचीनतम परिसंघ अमेरिका से भारत ने उससे प्रेरित होकर किया, जिसमें राज्यों का संघ घोषित किया। ठीक है, जैसे संघीय ढांचे को अपनाया गया। आर्टिकल आपको 1 में पता है। ठीक है, फिर दोहरे शासन की अनिवार्यता को संघवाद की प्रमुख विशेषता है, जिसमें उसमें एक संघीय सरकार और परिधि में राज्य सरकारें की स्थापना की गई है। तो इन्होंने परिसंघ क्या है, संघ क्या है, भारतीय संघ, उसकी बता दी। उसके बाद फिर बताया कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार, कहीं पे भी शब्द का उल्लेख नहीं है, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लियर किया कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है वो भारत की एक विशेषता है, उसकी संघ की एक विशेषता है। ठीक है, फिर उसी चीज़ को अब देखिए, तनाव के मुद्दे पे आपको आना है तो अब कनेक्टिंग लाइन चाहिए। वहाँ पे दिखा दिया गया कि केंद्र के अधिक शक्तिशाली होने की परिस्थिति में विभिन्न विवाद के बिंदुओं को भी स्पष्ट किया है। ये देखिए कनेक्टिंग लाइन, यही
आर्ट होता है आंसर राइटिंग का। अब आप देखिए संबंधों के बारे में इन्होंने बताया, तो संबंधों का देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर यहाँ पे बता दिया, विधायी संबंध, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। अब यहाँ पे संबंधों के बारे में तो ठीक ठाक चलिए बता दिया गया, लेकिन अब जब विवाद के मुद्दे बताना था तो यहाँ पे देखिए वही मुद्दे वही हैं, पॉइंट्स वही आएंगे, लेकिन इनको जब आप सेग्रीगेट कर देंगे उन 3 बिंदुओं पे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल के कार्यप्रणाली और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के संबंध में, देखिए ये विधायी संबंध के संबंधित हो गया, ये आपका प्रशासनिक संबंध हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 356 के अधिक प्रयोग से राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफलता का आधार राष्ट्रपति शासन, इस प्रकार से ये देखिए प्रशासनिक हो गया। वित्तीय अनिवार्यता, वित्तीय संबंध हो गए, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं, देखिए पॉइंट सब वही हैं, ये प्रशासनिक संबंध हो गया। राज्य सूची के विषय पर केंद्र, ये देखिए विधायी संबंध हो गया, तो विधायी संबंध में तनाव के बिंदु हो गए, तो ये पॉइंट्स सारे वही हैं। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी देखिए आ गया, तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं, लेकिन उनको अगर उस हेडिंग के थ्रू डालते तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने जो केंद्र राज्य के संबंध के बारे में तनाव के मुद्दे बताया, और जब बिहार राज्य के संबंध में इन्होंने बताया तो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कुछ न कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी दिखाने चाहिए थे। तो इस प्रकार से ये रहा इनका। अब इतने सारे जो ये सारे डेटा हैं मुझे नहीं लगता कि याद होंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, आंसर में डाला गया है तो बेहतर ही है, लेकिन कोशिश कीजिए इनको फिर याद भी रखने का। आप लोग आंसर एक बार देख सकते हैं इनका, उस पार्ट को छोड़ के बाकी इनका पूरा आंसर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। अब देखिए ये जो पॉइंट था, ये वाले सारे पॉइंट, यहाँ पे ये केंद्र राज्य के से संबंधित विवाद के मुद्दे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली बिहार से रिलेटेड पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो बिहार पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट इनका कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है, आप कंक्लूजन एक बार देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बेहतर आंसर जो कि लिखा गया है, उसे देख लेते हैं। देखिए ये सोनू वैभव जी का आंसर है, जो कि मुझे जहाँ तक हम देखें अभी तक आंसर्स, उनमें मैं बता रहा हूँ कि उनमें इनका ये आंसर अच्छा था। अभी हालांकि मैं ज़्यादा कॉपीज़ को मैं नहीं देखा हूँ, बाकी सर जो हैं वो सभी एक एक कॉपी का रिव्यू कर रहे हैं, तो अभी जितना हमने देखा है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इनका कॉपी बेहतर था। हालांकि लिखा सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा ही है, तो देख लेते हैं इनकी कॉपी में क्या ऐसा था कि जो कि ठीक लगा। देखिए संरक्षण और धारणीय विकास का संबंध, तो इन्होंने उसको बताया कि पर्यावरण के अंतर्गत जैव और अजैविक जो घटक है उनके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण के अंतर्गत, और उसके जो भी है इन्होंने पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को बताया। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ों को बताया पहले हेडिंग में। उसके बाद धारणीय विकास के बारे में उसकी डेफिनेशन के तौर तरीके बता दिए। अब उसके बाद इन्होंने अब संबंध को दिखाया है। संबंध को देखिए किस प्रकार से, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर और एक दूसरे के लिए आवश्यक भी है। ये ही वो संबंध है जो कि महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धारणीय विकास, क्योंकि धारणीय विकास अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि के साथ पर्यावरण संरक्षण ये दोनों एक साथ चलने चाहिए, तो यही कह रहे हैं कि निर्भर और आवश्यक है। तो इस प्रकार से इनका जो वो अंतर संबंध वाला पार्ट था वो काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने किया। अब देखिए ये लगभग उसके बाद दिखा भी रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई गई हैं, किस प्रकार से धारणीय विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ चल सकते हैं। उस संबंध को बताने के बाद उसके लिए क्या रणनीतियाँ, क्या कार्य किए गए, वो भी इन्होंने दिखाया, जो कि एक बेहतर आंसर है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का जो है उनका उपयोग किया जाए, ताकि धारणीय विकास भी हो, आर्थिक समृद्धि भी हो, और मतलब पर्यावरण संरक्षण भी हो और आर्थिक समृद्धि भी हो। इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में एलपीजी और गोबर गैस का प्रयोग, शहरी क्षेत्रों में सीएनजी वगैरह का प्रयोग, कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि जैसे जैविक कृषि आदि, ये इस प्रकार से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब धारणीय विकास पे, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह को जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजना जो थी उस 11वीं 12वीं उसमें भी समावेशी एवं धारणीय विकास एक जो लक्ष्य रखा गया था, तो उसको भी इन्होंने मेंशन किया। ये देखिए 2 पेज में इन्होंने संबंध के बारे में बताया। अब उसके बाद सिंपल सा है, आप आर्थिक समृद्धि पे एक टिप्पणी लिख सकते हैं आराम से, और उसका आर्थिक समृद्धि के देखिए प्रभाव करने वाले इन्होंने प्रमुख कारक के बारे में बताया कि बचत, प्रवृत्ति एवं निवेश दर में बढ़ावा। देखिए इनके इन पॉइंट्स को पढ़ के ये पता चलता है कि इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर है, क्योंकि देखिए बचत जब होती है, प्रवृत्ति होती है, तभी वही निवेश में
आपको वृद्धि दर्शाता है। तो ये निवेश दर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की गतिशीलता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मतलब बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स है, क्लियर जिसका होगा वही इस तरह के पॉइंट्स लिख पाता है। फिर उसके बाद है व्यापार सुगमता में सुधार, वित्तीय समावेशन, मानव पूंजी निर्माण। तो ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने आर्थिक समृद्धि के बारे में बताया। फिर उसके बाद पर्यावरण अधःपतन के बारे में, तो उसके लिए देखिए जो भी निम्नलिखित कारण हो सकते हैं उसको बताया गया। तो इस प्रकार से जब अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखते हैं तो आपको निश्चित है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कंक्लूजन भी इनका काफ़ी बेहतर रहा। तो चलिए इस तरीके से हम देख लिए, और आप लोग इससे सीखिए और वहाँ पे आंसर लिख के दोबारा इम्प्लीमेंट कीजिए। सर आपके एक एक कॉपी को देख रहे हैं, चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप ये समझ लीजिए 400, 300, 350, 500 पीडीएफ्स आता है, उनको देखना, पूरा पढ़ना, फिर उसके बाद उस पर जो अच्छा है, ख़राब है, जो सुधार हो सकते हैं उसके बारे में बताना, ये बहुत ही बड़ा काम है, हेक्टिक काम है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, तो आप भी उस सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, अच्छे आंसर लिखिए, ठीक है। फिर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पहली बार चैनल पे हैं, ठीक है। फिर चलिए, थैंक यू वेरी मच।